प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू जारी थी बड़ा अहम टॉपिक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। ऐसे बच्चे जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, जिनको हम अपनी ज़बान में कहते हैं वो शायद माजूर है, कोई जिस्मानी कमज़ोरी है, ऐसे बच्चे सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तवज्जो थोड़ी सी दरकार है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। बहरहाल इस मौजू पे इंशाल्लाह ज़रूर प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, दीगर मामलात पर बात होगी, ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं और जिस वक्त जारी सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर गुफ्तगू कर रही हैं। ज़रूरी है मौशी मामलात को समझना, और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस से अभी ख्याल आए हाथ के ऊपर, ये शायद आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, मैं लगा के बिल्कुल भूल ही गया, तो मुझे हमारा प्रोड्यूसर है इमरान, उन्होंने याद करवाया कि ये मास्क है वो लगा हुआ है। तो ये मास्क की एहतियात आपने रखनी है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप जेब वगैरह में आपके पास जगह ना हो तो आप इसको लगा सकते हैं। हम तो प्रोग्राम की वजह से इस वक्त क्योंकि नहीं लगाए हुए, लेकिन प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म होता है तो सबसे पहले इसकी पाबंदी जो है वो ज़रूरी है। पहले तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, और इसके अलावा जो दीगर एहतियात जिनके बारे में आपको सुबह शाम बताया जा रहा है उसका आपने ख्याल रखना है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त दूसरे सेगमेंट में बड़े ख़ास मेहमान हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। आपका तारुफ ये है कि आप बिज़नेस कम्युनिटी से बड़ा गहरा और पुराना ताल्लुक़ है, और बात करते हैं मौशी मामलात के ऊपर। सियासी मामलात के हवाले से हमारे पिछले कई प्रोग्राम्स में आप तशरीफ़ ला चुके हैं। आज बड़े अरसे के बाद एक दफ़ा फिर आज हमारे पास आएँ तो उनसे खुलकर गुफ्तगू होगी तमाम मामलात पर, सारे मौज़ूआत पर। ख़ास तौर पे इस वक्त जो कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ नुकसानात हो रहे हैं, इसके हवाले से आज गुफ्तगू करना ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब परवेज़ मद्रास वाला साहब, मौजूद मेहमान को खुशामदीद। परवेज़ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बहुत देने के लिए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और बहुत सारे मामलात हैं जो डिस्कस करने हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आपके पास पहली वेव के बाद मौका था कि आप चीज़ों को सिस्टमेटिक बना लेते, ताकि अगर दूसरी वेव का ख़दशा होता तो आपके पास प्रिकॉशंस होते, आप इससे बचते, नुकसानात से बचते। वो खुदा का शुक्र है कि दूसरी वेव में नुकसानात इतने नहीं हुए, लेकिन फिर तीसरी वेव का ख़तरा आ गया। तो ये समझना शायद गवर्नमेंट के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि इसको लेकर चलना कैसे है, क्योंकि ये तो जब तक इसका कोई बाकायदा इलाज नहीं आ जाता तब तक तो मामला ऐसे ही चलेंगे। लेकिन अब तक बात समझ में आई क्यों नहीं और पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना सके, इसकी क्या वजह ज़रा ये बताइए। देखिए, ये एक यासिर सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी काफ़ी डिटेल में मैं दे सकता हूँ, मगर मैं आपको चंद थोड़ी सी शॉर्ट उसमें बता रहा हूँ कि देखें, ये एक पेंडेमिक है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट के पास क्या पूरी दुनिया में अभी तक पता नहीं कि भाई इसके कितने वेरिएंट्स हैं, ठीक है ना। अभी जैसे इंडिया जिस हाल से गुजर रहा है वो सबके सामने टीवी में देख रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि इस दफ़ा लोगों ने जो है ना इंडिया का हाल देख के ना तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया है, क्योंकि वो टीवी में देखते रहे हैं। तो हमारी कौम को भी थोड़ा सा उससे सबक हासिल हुआ कि नहीं, हमें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। जैसे आपने यू राइटली सेड कि भाई मास्क पहनना, हाथ को धोना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, और भीड़ वाले इलाके में ना जाना, गैदरिंग अटेंड नहीं करना, शादियां वगैरह जो हो रही हैं जो गवर्नमेंट ने बंद कर दी हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी, और समझना चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट हर चीज़ हर वक्त नहीं कर सकती, लोगों के अंदर इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई ये बीमारी, और बीमारी आ जाएगी तो इसको भुगतना पड़ेगा आपको और आपके फैमिली वालों को, सबसे पहले तो उनको, गवर्नमेंट तो बाद में आती है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि देखें, इसका जो वेरिएंट्स हैं या इसकी जो वेव है वो दुनिया भर में जो है ना आती रही है, ठीक है ना। अब आप मिसाल ले लें ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। आप मिसाल लें छोटे ममालिक की, या आप मिसाल ले लें जैसे फारिश के अंदर बहुत से ऐसे मुल्क हैं, सिंगापुर है, ये उन्होंने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि उनकी आबादी है ना बहुत छोटी थी और कंट्रोलेबल थी, और उनका इलाका बहुत वसी है। अच्छा, यहाँ हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना उसका भी एक इशू है कि जो लोग रहते हैं ना, अगर आप वहाँ चले जाएं गुलिस्तान जौहर में, तो वहाँ अगर आप डेंसिटी देखें और बिल्डिंगों को देखें और लोगों को देखें, वहाँ इतने सारे लोग हैं। तो अब जाहिर बात है कि ये ऐसा एक पेंडेमिक है कि, और ऐसा एक सिलसिला है कि इसको एक
कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सके। हाँ, गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छा एक टाइम था, एक विंडो मिली थी गवर्नमेंट को। पहली जो वेव आई थी तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया था और उसको कंट्रोल करा था, और उसी को ये कंटिन्यू करते ना तो हमारे पास इतनी डेवास्टेशन ना आती जो अभी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना 135 या 140 लोग जो है ना बेचारे कोविड के नज़र हो रहे हैं। मगर अब ये है कि वैसे देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखा जाए तो परसेंटेज वाइज या कैजुअलिटी वाइज हम अभी भी जो है ना हमने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। और अगर इसकी वैक्सीनेशन को हम और मज़ीद फास्ट कर देते हैं, अभी मिसाल के तौर पे आप वैक्सीनेशन सेंटर चले जाएं, मैं एक दो जगह पे गया खालिद दिना हॉल में, तो वहाँ एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। ओ भाई, आप कोविड का वैक्सीन लगाने आ रहे हैं कि किसी ने मास्क पहना है, किसी ने मास्क नहीं पहना, और एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े हुए हो। किसी को अगर कोविड हो तो बात दरअसल ये है कि हमारे जो लोग हैं ना वो भी बेचारे जो है ना वो समझ नहीं रहे हैं कि भाई ये बीमारी क्या है और कितनी ख़तरनाक बीमारी है। अच्छा, देखें, वैक्सीनेशन तो है बहरहाल कि आपको वैक्सीनेशन लगाना है, वो आपका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ठीक है ना। इसके बावजूद भी आपके पास वैक्सीनेशन लगा हुआ है ना, तो आप वाली बात को मैं रिपीट करता हूँ कि आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, आपको डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, आपको हाथ धोना, सैनिटाइज करना ज़रूरी है, और सोशल गैदरिंग में आपको ना जाएं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बड़ी बात मैं आपको कहता हूं कि ये भुगतना है आपको और आपकी फैमिली को, ठीक है ना। आपकी जो सेहत ख़राब होगी, आपको पैसा भी लगेगा, आपको तकलीफ़ें भी होंगी, आपको भी होंगी, आपकी फैमिली को होंगी। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ और आपकी फैमिली के लिए मेरा मैसेज ये है आपके चैनल के थ्रू कि भाई खुदारा आप अपने आप को सेफ रखें और मास्क पहने, और वैक्सीनेशन लगने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये सारे प्रोटोकॉल और SOPs को फॉलो करें। ठीक है, अब ज़रा ये बताइए कि वैक्सीनेशन का आपने तस्करा किया, एक नई बहस का यहाँ पर आगाज़ हो गया है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी हो रहा है कि अगर आप साइनोफार्म लगाएंगे तो ये नहीं है, अगर आप एस्ट्राजेनेका के हवाले से बात शुरू हो गई है उसमें प्रॉब्लम है, फाइज़र है अवेलेबल नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी कोई वो वैक्सीन है, ये बहस हो रही है। ये हमारे यहाँ ये मौजू जो है ज़ेर बहस है। ये ज़रा फरमाइएगा कि अभी तो हमें वैक्सीनेशन का जो साइकिल है उसको कंप्लीट करना है। एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पास दुनिया की, 24 करोड़ लोग हमारे पास हैं, बाकी जगह इतनी आबादी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का आपने तस्करा किया, 2.5-3 करोड़ की आबादी है, फ़ौरन से साइकिल कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें बड़ी दुश्वारी आ रही है, और ऊपर से अगर हम इस बहस में पड़ जाएंगे, मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल्स पे ये भी बहस हो रही है, तो क्या नतीजा इसका निकलेगा, कैसे इससे जान छुड़ाई जाए, ये तो ज़रा बताएं। देखिए, बात दरअसल ये है कि पहले हम अप्लाइंसेस लेते थे ना, तो यूरोप के लेते थे और जापान के लेते थे। अब सारे अप्लाइंसेस है ना, अब गाड़ियाँ भी है ना चाइना की आने लगी हैं। तो अब जाहिर बात है कि जो जिसकी अफोर्डेबिलिटी हो, तो अब तो गाड़ी भी चाइना की आने वाली है। तो वैक्सीनेशन तो ये आपने अच्छा किया कि इस चीज़ की निशानदेही कर ली, वरना अमूमन ये होता है कि जो चीज़ रिलायबल नहीं होती ना या ड्यूरेबल नहीं होती उसको हम कहते हैं कि चाइना की। तो ये वैक्सीनेशन के साथ भी मसला हो गया। लोग समझ रहे हैं शायद चाइना की वैक्सीन है तो ड्यूरेबल नहीं होगी और ज़्यादा जो लास्टिंग नहीं होगी। ये है बिल्कुल आपने। एक दफ़ा मैं एक वहाँ गया था, बहुत पहले की बात है, आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है। तो मैं किसी ने मुझे एक पेन दिया था, मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था, तो वो एग्जीबिशन में गया था, तो वो पेन मैंने रखा हुआ था। तो मैं किसी जगह पे गया तो वो पेन मैंने इस्तेमाल की, तो वो पेन नहीं चली। तो वहाँ का जो सेल्समैन था ना मुल्तान में किसी दुकानदार का, तो बोलता है साहब ये क्या चाइना की है? वो उसने उस वक्त ये बोला, तो मैंने बोला हाँ यार चाइना की है, मैं चाइना ही गया था, एग्जीबिशन से लाया हूँ। तो बोलता ये ले यार, ये वाली पेन इस्तेमाल करें। बताइए। बहरहाल तो वो उस वक्त एक था, मगर अब चाइना वो चाइना नहीं रहा, ठीक है ना, जिसको हम पहले एक ज़माने में कहते थे कि चाइना की चीज़ें। मगर देखिए, ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि भाई अब जो है ना ये दुनिया की एक समझ लो कि सेगमेंटेशन हो गई। ठीक है। और इसमें बहरहाल हमारे पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है, और हमारे पास वो कंडीशंस भी नहीं है, और हमारे पास वो सप्लाई चेन या कोल्ड चेन नहीं है जिसका हम यूज़ करके और फाइज़र की जो प्रोडक्ट को यहाँ लेके आएँ। अब जो है ना, देखिए दुनिया में अब जो चाइना और जो दूसरे लोग अब ये डेवलपमेंट कर रहे हैं ना वैक्सीनेशन के ऊपर,
अब नेक्स्ट ये आएगा कि एक टैबलेट आ जाएगी, ठीक। जो आजकल अखबारों में आ भी रहा है कि फाइज़र उसके ऊपर बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है, और टैबलेट की वजह से ये होगा कि आपको वो कोल्ड चेन की आपको ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप अपने उसको जो है ना स्टॉक करेंगे, और जब भी आपको आपकी इम्यूनिटी आप समझते हैं कि लो हो रही है तो आप एक और टैबलेट ले लेंगे तो आपको बूस्टर आपका काम आ जाएगा। और यही इसका मैं समझता हूँ परमानेंट हल है, क्योंकि इस तरह से लाइनों में लग के इंजेक्शन लगाना और वैक्सीनेशन लगाना, और पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी को ना, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर में रश लगा हुआ है ना, तो ये एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज यही है कि अगर दुनिया वाले या कोई भी ऐसे रिसर्च वाले इदारे हैं ये टैबलेट लेके आएँ, तो लोग टैबलेट लेके खुद खा लें, और उसकी बूस्टर भी मिल जाएगा। क्योंकि ये वैक्सीनेशन वैसे भी आपको जो है ना, मेरे ख्याल में मैंने जिन दोस्तों से बात की है ना, तो इसकी भी एक लाइफ है कि वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है कि एक अरसे के बाद 6 महीने 9 महीने के बाद आप अपने एंटीबॉडीज़ को चेक कराएंगे तो फिर आपको एक और बूस्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको और मज़ीद वो एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। मगर अब ये मसला और इशू बहुत ही गंभीर है। जैसे अभी सऊदी अरब ने कह दिया कि भाई साइनोफार्म को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, हालांकि आप दुबई चले जाएं वहाँ सारा साइनोफार्म लग रहा है। अब यूरोप के कितने कंट्रीज़ में साइनोफार्म लग रहा है। अगर ये डिवीज़न हो जाता है दुनिया में तो लोगों को तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि यार अगर मुझे अमेरिका जाना होगा तो मेरा क्या होगा, अगर मुझे यूरोप जाना होगा या कनाडा जाना होगा मेरा क्या होगा, सऊदी अरब जाना होगा तो कैसे होगा। तो ये अगर इस तरह से हम डिवीज़न कर देंगे लोगों को कि भाई जहाँ तुम हो तुम इसी ब्लॉक में काम कर सकते हो, इस ब्लॉक में तुमको आने की ज़रूरत नहीं, इस ब्लॉक में आना है तो यू शुड हैव फाइज़र। तो अब ये ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे लिए और अब जिस तरह से दुनिया जा रही है, जिस तरफ जंगें हो रही हैं, ये नया नक्शा आ रहा है मिडल ईस्ट का, और जिस तरीके से एग्रेशन हो रही है, मुझे तो यही लगता है कि ये जो है ना, ये जो ब्लॉक जो हम इसमें देख रहे हैं ना वैक्सीनेशन में, ये कुछ और तरीके से कुछ और ही मैपिंग हो रही है। बहरहाल अल्लाह सबको बचाए। हम नहीं चाहते कि भाई ये जो जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रही है फ़लस्तीन में, और तो ये और मज़ीद सीरियस हो, या और सीरियस तो है ही, सीरियस तो ऑलरेडी हो गई है। जिस तरह से बम्बार्डमेंट हो रही है बिल्कुल अंधाधुन, तो ये तो सीरियस तो है ही ऑलरेडी मामला। ये कोई एक दो लोगों को कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है, हज़ारों लोग को जो है ना वो नुकसान हुआ है, बिल्डिंगें गिरी हैं, लोग बेचारे बच्चे। तो बहरहाल मेरा तो यही मैसेज है कि ये सेगमेंटेशन हो रही है, ब्लॉक बन रहे हैं, और ये वैक्सीनेशन के थ्रू जो है ना इसकी बिगिनिंग है। अच्छा, अब इसमें सारी डिस्कशन में सवाल ये है कि वेयर डू वी स्टैंड, हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या पोजीशन है। हमारे तो इकोनॉमिक चैलेंजेस इतने सारे हैं कि अभी एक इशू जिसके ऊपर पैलेस्टाइन इशू के ऊपर बात हो रही है, वो हमारी क्योंकि ऐसी इकोनॉमिक जो हमारी स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं है, इतने हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम अपनी बात मनवा सकें। एक बड़ा हार्ड फैक्ट और एक बिटर ट्रुथ है। कैसे हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे वो स्टेटस कैसे अचीव करेंगे जहां हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हो, पोजीशन ऐसी हो कि हम अपनी बात मनवा सकें। क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में बात उसी की सुनी जाती है जिसकी फिजिकल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो। आपके पास सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो नहीं सपोर्ट कर रही। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जहाँ भी जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्या ये पॉलिसीज़ को कैरी फॉरवर्ड करके आप ग्रोथ ओरिएंटेड अपने टारगेट जो हैं या इकोनॉमी है उसको अचीव कर सकेंगे। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, ज़रा ये बताइए। बहुत ही आपका जो सवाल है ना उसके अंदर दो तीन चीज़ें आपने मिक्स की हुई हैं बहुत सारी, और इसको बहुत अच्छा आपने मिलाया हुआ है। देखें हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो हमारा सर्वाइवल है ना, वो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई हमारा अपनी लोकल कंजम्पशन है ना, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू पॉपुलेशन हमारे पास बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी मार्केट हमारे पास। सबसे पहले तो हमारा अपना जो इंडस्ट्रियल जो हमारी एक्टिविटी थी ना, जिसको हम लूज़ कर बैठे थे एक ज़माने में, और हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इंडस्ट्रियल बेस जो हमारा था ना, बिल्कुल एक समझ लें कि सुकड़ के बहुत ही चंद इंडस्ट्री ऐसी थी जो अच्छी थी और परफॉर्म कर रही थी, और इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकनॉमी थी। तो सबसे पहले तो हमें हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है ना वो बढ़ाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वो एक्शन लिया है, और उसको जो है
टर्फ की जो है ना फैसिलिटी बहुत से इंडस्ट्रीज़ को दी हुई हैं। अबाउट 800 बिलियन रुपीस को डिसबर्स किया है, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे कि हमारी 800 बिलियन रुपीस की जो मशीनरी आएगी और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। एक तो ये है। ठीक है। एग्रीकल्चर हमारा काफ़ी वीक है, हमारी जो यील्ड है ना काफ़ी लो है दूसरे ममालिक से। अगर हम हमारे दूसरे इंडिया से भी हम कंपेयर करें ना तो हमारी एग्रीकल्चर यील्ड है ना बहुत लो है। कॉटन के अंदर ही देख लें, बिल्कुल। हाँ, तो और इस देखें हमारी पॉपुलेशन तो है, कंजम्पशन तो है, हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से हम रोते रहते हैं कि यार आटे का बुहरान आ गया, वीट नहीं मिल रहा है, उसकी प्राइस बढ़ गई, चीनी का बुहरान आ गया। ये सारी चीज़ें इसके लिए आ रही हैं कि हमारे पास ना प्लानिंग है ना हमारे पास यील्ड है। फिर दूध का हमारे पास है कि वेस्ट बहुत होता है, कोल्ड चेन नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो देखें गवर्नमेंट को अगर कुछ भी ना करे ना गवर्नमेंट और सिर्फ अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी कर दे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अगर वो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट देना शुरू कर दे कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये सारे मामलात को एक तरफ कर ले, ठीक, सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है ना सिर्फ और सिर्फ फोकस कर लेना, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो रिवाइव हो सकती है, हमारे लोगों के मसले हल हो सकते हैं, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते हैं, हमारे कर्जे उतर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना आपको काम आएंगी आपको एक्सपोर्ट के रेवेन्यू में, आपकी जो है ना जो महंगाई है ना उसको कंट्रोल करने के अंदर आपको काम आएंगी ये सारी चीज़ें। अब गवर्नमेंट का फोकस अभी ये है कि यार वो 10 महाज को खोल के बैठे हुए हैं। सही। अब इतने सारे देखें, अगर आपकी गवर्नमेंट के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, वो पावर नहीं है, या आपके पास वो लोग नहीं है इतने सारे जो हर महाज पे जो है ना आपको फेस कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी आप वो चीज़ें करो जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब इनको तो देखें ना वक्तन फ़वक्तन हर प्लेटफॉर्म पे, मैं भी अक्सर आपके प्रोग्राम में क्या दूसरे चैनल पे भी मैं कह चुका हूँ, वैसे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं आपस में, या किसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि गवर्नमेंट या मिनिस्टर से बात करते हुए हम हमेशा कहते हैं। अब हमें बाज़ औक़ात लगता है ऐसा है कि यार कुछ तो मैसेज चला जाता है जो कान के उस तरफ से निकल नहीं जाता है, कुछ मैसेज जो होता है ना वो यहाँ ब्लॉक हो जाता है और उनके अंदर चला जाता है, मगर वी डोंट सी एनी एक्शन। देखें बात दरअसल ये कि ये एक्शन लेने वाले होते हैं, इसमें कोई चीज़ खोने वाली नहीं है। देखें मैंने जो आपको बात बताई ना, ये सारे विद इन द लिमिट्स हैं। इसके अंदर आपको ना बोरोइंग ने करनी है, ना इससे आपको कोई कर्जे लेने हैं, ना आपको वर्ल्ड बैंक का हाथ फैलाना है, आपके पास अपने सारे रिसोर्सेज हैं, उसी को ही आप मोटिवेट करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परवेज़ भाई, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर गुफ्तगू हमने करनी है, एक बड़ा बुनियादी सवाल है इकॉनमी के हवाले से, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना होगा। एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि मईशत के हवाले से बात हो रही थी, इसलिए बात करना ज़रूरी है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं और जो कुछ इस वक्त हो रहा है, आप देख रहे हैं स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल एक आता है और उसके ऊपर फिर जो मीडिया शुरू हो जाता है, और रिंग रोड इशू हो या इससे पहले अगर कोई इशू हो, या लेट्स से अभी नाम नहीं लेता लेकिन एक फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से जैसे बातें हो रही हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जो असल हमारे कोर इश्यूज़ हैं इनको कैसे हल किया जाए। परवेज़ मद्रास वाला साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, सीजनल बिजनेसमैन और बहुत सारे माशाल्लाह काम आप कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी। परवेज़ भाई, एक सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं पूछना चाहता था, अब मैं आपकी नज़र करता हूँ, वो ये कि ये सारी चीज़ें ठीक है, आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है, एक हमारे पास लीडरशिप होनी चाहिए, और फिर मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि सारे महाज़ एक तरफ नहीं खोले जाते। लेकिन एक बुनियादी सवाल ये है कि जो एक इकनॉमिक का स्टूडेंट जो पूछता है वो ये, IMF लड प्रोग्राम के ज़रिए क्या ये सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं? कोई अपना टारगेट ग्रोथ ओरिएंटेड कोई सेट कर सकते हैं? क्या सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ अचीव हो सकती है? बड़ा बुनियादी सवाल है जो वो पूछते हैं। क्या जवाब दें, कैसे मुमकिन है? क्या आपको नज़र आता है ये पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ तो सारी जो इकॉनमी है वो चलती है डेट रीपेमेंट्स के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो इंटरेस्ट पेमेंट की नज़र हो जाती है, वही सारी चीज़ें वो इसके गिर्द ही सर्कुलेट कर रही हैं। ये ज़रा बताइए कैसे मुमकिन है, समझाएं।
ब्रेक से जाने से पहले जी मैंने जी जी, आपको बड़ी अच्छी बात एक हो रही बात कही थी कि भाई जितने महाज पे आपको चैलेंजेस हैं ना, उस पे आप देख लें कि भाई आपको फ़ायदा किस में है, यस आपकी इकोनॉमी कैसे रिवाइव हो सकती है। जैसे अभी आपने कहा कि भाई डेट रीपेमेंट्स ना, देखें कोई भी आपको कर्जा देगा वो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखेगा बिल्कुल ठीक कि है, भाई मुझे अपने पैसे कैसे मिलेंगे। मिलेंगे। अच्छा, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को वैसे आप अगर खोल के देखें ना, तो आप भी अगर पाकिस्तान को कर्जा देंगे ना, तो आपको ये नज़र ही नहीं आएगा कि आपको अपना पैसा कब मिलेगा। बिल्कुल ठीक। मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। तो बात दरअसल ये है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्शन पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट को करने होते हैं। तो वो क्या आईएमएफ क्या करता है कि वो आपको डिक्टेट करता है अपनी पॉलिसीज। वो कहता है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, आप अपने पेट्रोल बढ़ा दो, क्योंकि पेट्रोल के अंदर उनको पता है कि उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने हैं कि इतना रेवेन्यू उनके पास आ जाएगा। वो कहते हैं कि भाई आपके इनकम टैक्स के जो है ना, जितने भी टैक्स पेयर अभी है ना, 14,000, 20,000, 20 लाख, 14 लाख, 20 लाख, उनसे जो है ना और ज़्यादा ले लो, ताकि जो है ना आपको इतना पैसा और आ जाए। ठीक है ना, और वो उनको और पीस दो। ठीक है ना, उनसे और पैसा आ जाए। वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि भाई आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ करो, आपको नहीं बताएंगे आपको एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करो, आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे। अच्छा, अगर बताते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, करो भाई इसको, क्योंकि यही वो हल है जिससे आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। आप तेज़ी से जो है ना सरफेस पे आ जाओगे। अभी आप जो धंसे हुए हो ना कर्जों में, आप ये दो जो है ना, दो जो चीज़ें हैं, इससे आप बाहर आ जाओगे। पहले मैंने आपको बताया कि 10 उन्होंने महाज खोल दिए हैं। एक डॉक्टर की मिसाल मैंने आपको ब्रेक के दौरान मैंने बताया कि डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर एक लिस्ट लेके बैठा होता है कि भाई आपको कौन कौन सी बीमारी है, आपने पहले कोई ऑपरेशन कराया, हम कहते हैं नहीं, आपको शुगर की बीमारी है, आपको कोई और चीज़ की बीमारी है, आपने पहले सर्जरी कराई है, तो पहले ये देखता है बिफोर ओपनिंग योर हार्ट। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो आप गए कि भाई मुझे हार्ट की बीमारी और उसने हार्ट सीना चाका और उसने जो है ना आपकी हार्ट की सर्जरी कर दी। वो भी जो है ना प्रीएम्प्टिव वो सारी चीज़ें देखता है और आपके लिए पहले स्टेबलाइज करता है दूसरी चीज़ों को। जब तक आपकी वो दूसरे ऑर्गन्स स्टेबलाइज नहीं हो जाते हैं ना, वो आपकी हार्ट की सर्जरी नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, फेटल होने का रिस्क ज़्यादा होता है कि इंसान शायद जो है ना बच ना सके। और अगर वो जो सर्जन है अगर इंसान को या किसी मरीज़ को बचा ना सके, तो वो फिर सर्जन बेचारा वो खुद भी अफसोस करता है, उसको भी अफसोस होता है और उसकी क्रेडिट पे भी एक गलत दब्बा लग जाता है। तो गवर्नमेंट के पास देखें, मैं हमेशा ये पहले भी मैंने एक दफ़ा आपको बहुत ही ज़्यादा मैंने फोर्सफुली कहा था कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट के पास आते हैं। अभी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, ये तो आते रहेंगे। देखें, ये हो भी सकता है कि भाई मैं आपको क्या क्वाइटली क्या बताऊं, हो भी सकता है कि आपस की भी खिचड़ी हो कि भाई ठीक है, अगर एक ही है ना लाइक माइंडेड लोग हैं तो इसमें बारियां ले लेंगे, चलो यार फिर हमारे 5 साल हो जाएंगे तो तुम अपने 5 साल कर लेना, हम भी बारी ले लेंगे। तो ये भी देखें, ये भी चीज़ें आती हैं, हो सकता है, क्योंकि अब देखो एक की बारी खत्म हो जाएगी 5 साल के बाद, तो दूसरे के लिए तैयार हो जाएगा। अब वो दोनों तो बेचारे अभी फिलहाल आने के लायक नहीं रखा है उनको, तो अभी यहाँ इनके पास चाहिए। तो बहरहाल अब हम अपने ये देखते हैं कि भाई हमारा जो मेन इशू ये नहीं है, आम आदमी का ये मेन इशू नहीं है कि कौन आता है कौन जाता है, कौन गवर्नमेंट में है कौन गवर्नमेंट में नहीं है। आप किसी ऐसे छोटे इलाके में चले जाएं ना, गांव में देहात में, तो उनको तो ये भी पता नहीं है कि भाई वजीर आजम क्या होता है या प्रेसिडेंट क्या होता है। वो तो अपने गांव का जो मेन जो हेड होता है ना उसको जानते हैं और उसके कहने पे वोट दगा देते हैं, उनको वजीर आजम का से कोई नहीं होता है। तो देखें, हम आपस में आज हम भी यही बात कर रहे हैं कि हमें भी वजीर आजम या कोई भी इससे कोई नहीं है, हम हमारे मसले का हल चाहते हैं, कराची का मसले का हल चाहते हैं, कराची की इकोनॉमिक एक्टिविटी का हल चाहते हैं, कराची में ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, कराची में पानी चाहते हैं, कराची में हमें साफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो चाहते हैं। देखिए ना, ये 3 साल हो गए हमें कराची में अभी तक कोई चीज़ डिलीवर नहीं हुई। और बात दरअसल ये है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना दूसरे ज़मीनें हैं, इतना ज़्यादा हम देखें कि हमारे पास ज़मीनें हैं और एग्रीकल्चर हमारा एक्टिविटी हो सकती है, खाली पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और भाई तुम्हारे पास खाली पड़ी हुई है तो व्हाई डोंट यू जस्ट ब्रिंग एन एक्सपर्ट फ्रॉम समवेयर। अरे बड़ी बड़ी मशीनें लोग लेके आते हैं, आप जापान में चले जाएं, इतना छोटा सा कंट्री, आप उसकी यील्ड देखें, उनकी मशीनरी देखें, उनकी टेक्नोलॉजी देखें,
व्हाई कांट वी डू दिस थिंग, यू नो, बिल्कुल और ऐसा ही। उनसे वो चीज़ें लेके आए जिससे हमारी ग्रोथ बढ़े और लोगों को भी रिलीफ मिले। देखें, ये सारी अगर एक्टिविटी होती है तो आप बताएं कि इतने सारे लोग क्या करेंगे, वो किसी ना किसी उसमें जुड़ जाएंगे ना, बिजनेस ठीक में है, जुड़ बिल्कुल जाएंगे ठीक है। और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। और दूसरा ये कि जो एक्सेस जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी होगी वो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा। हमारी प्रोडक्ट अगर दुनिया से बाहर जाती है तो पाकिस्तान का नाम, जो इस वक्त लोग ऐसे देख रहे हैं ना कि यार पता नहीं पाकिस्तान में झगड़े ही होते रहते हैं, वो अब ये देखेंगे पाकिस्तान से दूध भी आया है, ऐसा ही है। पाकिस्तान से चीज़ भी आई है, पाकिस्तान से ये फलानी चीज़ भी आई, सब्जियां भी आ रही हैं, गोश्त भी आ रहा है। तो देखें, इससे पाकिस्तान का एक नाम भी अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा आपने एक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन परवेज भाई, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। लोग कहते हैं इतने हायर मार्कअप्स के ऊपर जब यहाँ काम होता है, इंटरेस्ट इतना हाई हो, रेट, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतनी बड़ी भी है, तो कैसे अब काम किया जा सकता है, कैसे एक्सपेंशन होगी? ऑस्ट्रेलिया का आपका ताल्लुक है, आप बिज़नेस को लीड करते हैं, आपने यहाँ पे एक वो भी कंसोर्शियम सा भी बनाया हुआ है। ये ज़रा बताइए कैसे मुमकिन होगा? और वहाँ पर ये जो ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक के अंदर जो ग्रोथ आई है एक्सेप्शनल, और डेयरी फार्मिंग के अंदर जो वो आई है, ये कैसे मुमकिन हुआ, कैसे अचीवेबल था उनके लिए? क्योंकि वहाँ तो चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज जो चैलेंजेस थे वो बहुत सारे थे, और क्योंकि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं था एक ज़माने में, लेकिन आज वो पीक पर हैं। कैसे हो गया ये सब कुछ मुमकिन, और हमारे लिए कैसे मुमकिन होगा जहाँ पे मार्कअप्स इतने होंगे? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने, जाहिर बात है कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हैं या आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उन्होंने एक स्पेशल मार्कअप तो दिया हुआ है। आपको अगर टर्फ में आप देखें तो 5% पे आपको मशीनरी की लोन मिल जाती है, मगर स्टिल वो 5% भी जो है ना बहुत ज़्यादा है। अगर आप दुनिया में किसी हिस्से में चले जाएं और अगर आप उनको किसी को कहें, देखिए 5% तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आज मशीनरी लगाऊंगा तो मशीनरी लगते के साथ ही तो जो है ना मेरी वो ऑप्टिमम वो तो नहीं आ जाएगी ना, कैपेसिटी पे नहीं चलेगा ना, तो मुझे तो वो 5% अपनी जेब से देना है, तो वो तो एडिशनल बर्डन हो जाएगा ना। और दूसरी बात है कि अगर 5% मैं गवर्नमेंट को दूंगा तो मेरी जो, मैं अपने लिए भी तो कुछ रखूंगा ना, और फिर टैक्सेस भी दूंगा, तो मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रखूंगा? 15%, 20% रखूंगा। उसका जो 15 पे 20% जो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा वो इसके ऊपर आएगा, आम आदमी के ऊपर आएगा, महंगाई के ऊपर आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो यही है ना कि आपका जो इन्फ्लेशन का बैरोमीटर होता है ना, ये क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट नीचे होता है तो आपका इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो लोग क्या करते हैं कि लोग वो स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, लोग होल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसका ये भी है, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई किस जगह पे किसने पैसे देने हैं, किसको लैंडिंग करनी है, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, बैंकों को देखना चाहिए। मगर इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल में जो रियल अगर बिजनेसमैन है या रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अगर बोरिंग करनी है तो इंटरेस्ट रेट इससे भी कम होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट को जो है ना मैकेनिकल और मैकेनाइज एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में देखना चाहिए कि दुनिया में किस तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, और एग्रीकल्चर यील्ड जो है ना वो बढ़ रही है। तो उसकी वजूहत क्या हैं? हाइब्रिड बीज हमारे पास लगने चाहिए, अच्छे हमारे पास बीज होने चाहिए, रिसर्च हमारी अच्छी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में और अच्छा काम हो रहा है, मगर हमें दुनिया से वो चीज़ें लेके ना हमारे यहाँ टेस्ट करनी चाहिए। और हमारे पास अगर उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं ना तो हमें वो बीज ला के ना तो हमें लगा देने चाहिए, और उसके मैकेनिकल जो हमारे पास मशीनरी है ना वो ला के ना, अब हमारे पास देखिए ना आम है या वेजिटेबल है, उसके लिए हम अपने लेबर को यूज़ करते हैं, और फिर इसके बाद सप्लाई चेन के अंदर वो क्रेट के अंदर जाती है, फिर इसके बाद वहाँ मार्केट में जाती है, फिर इसके बाद आरती उठाता है, फिर इसके बाद हम सब्जी मंडियों में देते हैं। वो इतना लंबा डिस्टेंस होता है और इतना टाइम लगता है और उसका वेस्ट इतना होता है कि भाई हमारे पास जो है ना चीज़ें अल्टीमेटली जो वेस्ट होता है ना उसका भी जो है ना हम खर्चा दे रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। हम जो एंड यूजर या कंज्यूमर होते हैं ना उसका भी खर्चा हम ही दे रहे होते हैं। तो अगर ये सप्लाई चेन सही हो जाए और हमारे पास मैकेनाइज तरीके से हम लोग जो है ना हमारे चीज़ों को प्रोसेस करें तो उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, आपको भी चीज़ें फार्म टू मार्केट जो है ना चीज़ें सस्ती मिलेंगी और अच्छी फ्रेश मिलेंगी। और दूसरा जो हमारे पास जो ख़राब चीज़ें हो जाती हैं ना उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एकदम फेंक देते हैं। दुनिया में क्या होता है कि जो ख़राब चीज़ें होती हैं ना वो उसको सही कर वॉश करके प्रोसेस करके और उसको कैनिंग कर लेते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, उसकी पूरी बना लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो कर सकते हैं।
एक ज़माने में मैं पहले जाता था थाईलैंड ना, तो थाईलैंड में भी देखें वहाँ की एग्रीकल्चर और हमारी एग्रीकल्चर तकरीबन सिमिलर थी एक ज़माने में। ठीक। मगर अब आप देखें ना तो चाइना थाईलैंड की एग्रीकल्चर एक्टिविटी या उनकी जो ग्रोथ है ना, वो यील्ड है, वो हमसे कहीं गुना आगे चली गई है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो नए जो लेटेस्ट जो मेथड्स थे ना, उन्होंने वो अपनाए। उससे ये नहीं हुआ कि उनके जो बंदे थे या उनके लोग थे वो फारिग हो गए या उनको नौकरियां नहीं मिली, मगर उनके लिए और मज़ीद अच्छा हो गया, उनकी अर्निंग ज़्यादा हो गई, उनकी एक्टिविटी और बढ़ गई, और वो अब इस पोजीशन पे आ गए कि भाई वो अपने पाइनएप्पल को पैक करके ना तो दुनिया की मार्केट में सेल कर सकते हैं। हम वहाँ थाईलैंड से जो है ना पाइनएप्पल इंपोर्ट करके और हम यहाँ कंज्यूम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ सीरियस एटीट्यूड होता है। गवर्नमेंट की तरफ से देखें जो भी चीज़ एक्शन लेना होता है वो गवर्नमेंट ही ले सकता है। बिल्कुल ठीक है, हम इंडिविजुअली वो काम नहीं ले सकते। लेकिन परवेज़ भाई, एक चीज़ हमें कि हम कभी भी चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। हमें अब चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। पानी की अब हमारे पास वो पोजीशन नहीं है जो आज से 30 साल 35 साल पहले हो सकती थी। ना हमने उसके ऊपर कोई ऐसा काम किया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जो पाकिस्तान जैसी कंट्री जो एक एग्री बेस्ड इकॉनमी है, वहाँ पर इसके लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत थी, सब ने नज़रअंदाज किया, ऐसा ही हुआ। फिर आपके रिसोर्सेज पूरी दुनिया में यही है कि वो रिसोर्सेज आपके सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं है, आपको नए रिसोर्सेज को फाइंड करना होता है, उसके ऊपर काम करना होता है। कोई प्रोग्रेस उसके ऊपर नहीं हुई, तो आप कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि हमारा तो सारा रिलायंस अब जो है वो सर्विसेज के ऊपर हो गया है, सर्विस सेक्टर के ऊपर ही आप बर्डन डालते रहें। आपकी जीडीपी के अंदर जो मेजर जो पार्ट है वो अब सर्विसेज का रह गया। पहले तो ये था कि हम पढ़ते थे कि जब 70% आपकी, मोर देन 70% आपकी जो इकोनॉमी है एग्री बेस्ड है, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये फिर मामला आगे कैसे पड़ेगा कि आपके पास जो अवेलेबल लैंड है, अगर आपके यहाँ पर रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो फर्टाइल लैंड नहीं रहेगी, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। यील्ड का तो एक बड़ा एक इशू है, मैं हर जगह यही बात कर रहा हूँ कि अपने रिसर्च और अगर डेवलपमेंट आपके पास नहीं होगी तो फिर यही होगा कि आप 16 लाख बेल से कम होते होते थे 12, और 12 से कम होते होते फिर ये हो जाएगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में फिर आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगी कॉटन की। तो सिचुएशन हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि इसके लिए तो एक आपके पास बेहतरीन, आपके पास कोई टीम होनी चाहिए, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो इन इश्यूज़ को समझता हो। मैं और आप रोज़ाना प्रोग्राम्स में ये बात कर रहे हैं, इन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं, इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसके लिए काम तो वो करेगा जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर होगा। लीडरशिप ही ये कर सकती है। फिर कैसे मटेरियलाइज होगा, होप कैसे मिलेगी लोगों को? पाकिस्तान का एम्बलम है ना, उसके अंदर इंडस्ट्री का एक पार्ट है और एक एग्रीकल्चर का वो लगा हुआ है। किसी ने उस दिन टीवी पे मैं देख रहा था, कोई कह रहा था कि अब इसके अंदर आईटी का भी आना चाहिए, ट्रू, और मेरे ख्याल में सर्विस इंडस्ट्री का भी आना चाहिए। यार देखें, हमारा जो पाकिस्तान है वो अगर देखा जाए तो असल में है ही एग्रीकल्चर। बिल्कुल ठीक। हमारे पास देखें लोग जो हैं जो देहात में रहते हैं ना, वो उनका जो ब्रेड एंड बटर है ना वो एग्रीकल्चर है। आप उससे वो चीज़ों को हटा नहीं सकते ना, एम्बलम से उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। हमारा अगर फ्यूचर की जो डेस्टिनी है ना हमारी, वो है ही हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, और हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारा अपना जो है ना, हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हमारी पॉपुलेशन को खिलाते रहेंगे और उनकी ज़रूरियात को पूरे करते रहेंगे ना, तो हम कभी भी जो है ना हमारे पास वो ट्रेड डेफिसिट और ये सारे गैप्स आते रहेंगे और हम उसको पूरा करते करते हमारी कमर ही टूट जाएगी। तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो ये जो मैं बार बार आपके प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक मैं इन दो चीज़ों का मैं अभी तक यही कह रहा हूँ कि ये दो चीज़ें हमारी कोर चीज़ें हैं। इसको बिल्कुल मजबूती से थाम लो और इसको अगर आप डेवलप करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है उसकी ठीक है, उसके पास चैलेंजेस इतने सारे हैं, इसके अंदर कुछ करने को नहीं है ना, पैसा नहीं खर्च करने को है, सिर्फ एक सोच चाहिए। या कोई आप अच्छा बंदा देखें, अब मैं नाम ले ही लेता हूँ कि जहांगीर तरीन था, उसकी आप अगर कभी आप उसके वहाँ चले जाएं उधर मुल्तान में, तो आप देखेंगे उन्होंने किस तरीके से अपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी और किस तरह से मैकेनाइज तरीके से बहुत प्रॉपर्ली। तो देखें ये सब यही है ना कि आप वही चीज़ों को रेप्लिकेट कर दें पूरे पाकिस्तान में, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं या उन्होंने जो किया हुआ है फ़ायदा उठाएं।
अच्छा, दूसरी बात ये कि हम पानी की बात आ रही है। कल परसों टीवी पे आ रहा था कि भाई अभी बर्फ़ नहीं पिघली है तो हमारे डैम में जो है ना 5 दिन का पानी रह गया ऐसा है। ही। अब बर्फ़ पिघलेगी तो डैम में पानी आएगा और हम लोग, हमारी जितनी भी जो जो पानी है ना, हमारा वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा बहुत है। ज़्यादा। हमने ऐसी जो क्रॉप लगाते हैं जो दुनिया में, ठीक है हमारे से लोग लेते तो हैं मगर उसमें हमारा पानी जो है ना बहुत ज़ाया होता है। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस राइस, उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दुनिया में हम राइस दे देते हैं कोड़ियों के दाम। अच्छा, और पानी हम लोग लगाते हैं, अब जो सबसे कीमती जो अब हमारा सरमाया है बिल्कुल पानी, ठीक, पानी वो हम उस क्रॉप के अंदर हम डाल देते लगा हैं। देते हैं। अगर हम अगर प्रॉपर प्लानिंग करें और उसकी भी जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ ना कि भाई सेगमेंट बना दें कि भाई ये हमारा बेल्ट जो है इसका, और उसी पानी से जो है ना, उसी पानी को हम मज़ीद जो है ना ड्रिप इरिगेशन से जो हम छोटे छोटे हम लोग दूसरे फार्मिंग शुरू कर दें उस एरिया में, तो हमारा क्या है कि उस पानी से जो है ना हम दूसरे जो क्रॉप्स है ना उसको हम लोग रेडी कर सकते हैं जिसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं रिक्वायरमेंट होती है उसकी। अब ये चीज़ें सब करने के लिए आपको देखें, जो आपको नक्शे देखने पड़ेंगे। देखिए आजकल तो गूगल है, आप गूगल और सैटेलाइट से हर चीज़ देख सकते हैं, टोपोग्राफी जो भी करना है कर सकते हैं। आपको पता है कहाँ पानी है, कहाँ पानी का फ्लो किस तरफ है, तो आप हर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान में बहुत सारी नेमतें दी हैं, नेचुरल हमारे पास रिवर्स हैं। आपका नाम जो है ना, मुझे किसी अंग्रेज़ ने पूछा कि भाई ये पंजाब का क्या मतलब है, तो उस वक्त मैंने थोड़ा सोचा तो मुझे याद आया कि मेरे टीचर ने बताया 5 रिवर्स, 5 नहरें, तो मैंने उसको बताया, मैंने कि नेचुरल है पाकिस्तान में और ये पाकिस्तान की एक समझ लो कि जान है। तो वो बड़ा जो ऑस्ट्रेलियन था बड़ा वो ताजुब हुआ कि यार ये बहुत अच्छा तुमने बताया, ये मुझे समझने को मिला कि पंजाब का ये प्रोविंस का नाम नहीं है, ये इसका एक्चुअली 5 रिवर्स है, लैंड ऑफ 5। हाँ, तो उसने कहीं जगह पे उसने एक छोटी सी बुक लिखी थी, उसमें ये उसने कोट भी किया था। तो देखें ये दुनिया में लोगों को बताना है और बता हम बहुत चुके हैं, हमने दुनिया को हमारा हर चेहरा दिखा दिया है। अब बराए मेहरबानी हम ये भी चेहरा दिखाएं कि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कर सकता है और पाकिस्तान के पास ये सारे रिसोर्सेज हैं। पानी क्या है, पानी तो यही है कि आपको मैनेज करना होता है। घर में आज हम डिफेंस में रह रहे हैं, हम टैंकर ले रहे होते हैं, हम पानी को मैनेज कर रहे होते हैं। जब हम घर में पानी को मैनेज कर रहे होते हैं एक टैंकर लेके, तो पाकिस्तान के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो हम क्या उसको मैनेज नहीं कर सकते यार? ठीक है, आपकी बात में बिल्कुल 100% सही है कि अगर हमारे पास उस किस्म का कोई बंदा आ जाए, जो लीडरशिप आ जाए, जो उसको देख सके। देखिए हम हर चीज़ तो ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर करेगा, ये प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि भाई वो ऐसे बंदे लेके हायर कर ले, हायर करें। और ये ज़रूरी नहीं है अब आप कह रहे हैं कि भाई ये जो मेरा मिनिस्टर है ना ये करेगा, और भाई वो मिनिस्टर ने आज तक कभी गांव में गया नहीं है, उसको पता नहीं कि भाई गन्ना कहाँ लगता है और गन्ना कैसे लगता है। आपने उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना देंगे तो यार उस बेचारे की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो आप एक्सपर्ट लेके आए, दुनिया में प्रोफेशनल्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, आप उसको लेके आए। दुनिया में जो बेस्ट जो एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट है उसको आप हायर करें, उसको फीस दें, आपको वो मिनिस्टर से सस्ता पड़ेगा। ऐसा ही है, आपको वो मिनिस्टर से, क्योंकि मिनिस्टर को बहुत महंगा आप मिनिस्टर को आप अपने प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, 100 पुलिस की फौज भी दे रहे हैं, उसके घर के बाहर भी दे रहे हैं, उसको घर पे टेलीफोन का बिल भी दे रहे हैं, वो आप उसको दे दें, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, आधे में काम हो जाएगा। बहुत अच्छी, आधे से भी कम है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। लेकिन फिर अब मसला ये कि हमारे यहाँ जब भी इकोनॉमी को ठीक करने की बात आई है ना, बड़ी माजरत के साथ हमारे पास ले दे के 4-6 बैंकर रह गए, रिटायर्ड बैंकर। वेरी सॉरी, लेकिन यही लोग आपके पास हैं और आपने उनसे काम करवा के देख लिया है। अब बात तल्ख है लेकिन करनी पड़ेगी। लोग क्योंकि ये सवाल करते हैं कि क्या यही लोग आपके पास रह गए हैं जो रिटायर्ड बैंकर्स हैं, जिस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, जिस तरह अप्रोच के साथ ये काम करते हैं, तो फिर नतीजा यही निकलना है कि आपके ऊपर फिर डेट लाइबिलिटीज़ जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है इवेंचुअली पहले साल आकर काम यही करती है कि वो IMF के प्लान में चली जाती है। तो अगर यही पॉलिसी होंगी, अगर यही लोग पॉलिसी बनाते रहेंगे, तो फिर क्या ये सारी चीज़ें अचीव हो सकेंगी? आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि स्पेशलाइज्ड लोग इनसे कम पैसों में आके आपको मिल जाएंगे जो डिफ़ाइन कर देंगे कि आपको क्या करना है। लेट्स से SMEC की हम बात करते हैं,
एसएमईज को प्रमोट करना क्या मुश्किल है, आपको अपने थोड़ा सा बैंकिंग चैनल्स को ठीक करना पड़ेगा, आपको उनकी जो डायरेक्शन है वो सेट करनी पड़ेगी, आप देखेंगे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। रेगुलेशंस को थोड़ा सा आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, थोड़ी सी ईज Soft आपको करना करनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी बात है। फिर मैं आगे चल के आपसे आईटी के बारे में पूछूंगा, लेकिन ये होगा कैसे, क्या ये लोग हायर कर सकेंगे? ये तो सब वो कर सकेंगे ना जो विजनरी लोग होंगे। हमारे पास तो प्लानिंग कोई नहीं है। लेट्स से आज हम 21 के अंदर हैं, 50 के अंदर पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर चलते हैं तो आपके पास 60% यूथ है, ऑलमोस्ट डबल के करीब आप 50 में होंगे और पाकिस्तान आपका यही होगा। और जो रिसोर्स की इस वक्त आपकी जो पोजीशन है, इससे मेरे ख्याल में आधे से भी कम रह जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? क्या ये बात कोई सोच रहा है कि इसके ऊपर कोई बात हो रही है? मैंने तो अभी तक टीवी पे कहीं नहीं सुना कोई इस बारे में बात कर रहा हूँ। फरमाइए। देखें, हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये है कि यूथ डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स हमारी एक ये बड़ा एक में तल्ख तजुर्बा है हमारे लिए कि भाई हमने हमारी यूथ को जो है ना उस लेवल पे नहीं लेके। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे हैं, अच्छा, और जो टॉप इंस्टीट्यूशंस में से जो भी बच्चे हमारे बाहर निकले हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, बाहर ही निकल गए। तो वो सारा ब्रेन जो है ना वो ड्रेन हो गया, हमारा बाहर चला गया। हमने सारा उनको बेसिक एजुकेशन हमने दी, हमने सारे रिसोर्सेज हमारे कंट्री के हुए, ठीक है, उनके माँ बाप ने भी पैसे खर्च किए, क्योंकि जाहिर बात है कि प्राइवेट एजुकेशन में उनके माँ बाप ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, अपने जो पैसे खर्च किए उनके ऊपर लगाए। मगर एंड ऑफ द डे वो बच्चा भी जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हुआ पाकिस्तान के हालात देख के, क्योंकि जब वो ग्रेजुएट होता है तो उसको जो है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना उसको इतनी लो सैलरी मिलती है, या कोई सिफारिश के हो तो उसको जॉब मिल जाती है, या दूसरी बात यह है कि वो ग्रोथ जो है ना, इंडिजिनस ग्रोथ जो है ना वो उसको नहीं मिलती है अनटिल अनलेस जो है ना आप किसी बड़े आदमी के बेटे ना हो। वो तो हो तो आपको फ़ौरन आपको किसी बड़ी पोस्ट पे फ़ौरन पहुंच जाएगा, मगर आप बड़े आदमी के बेटे नहीं हो तो फिर आपको उसी जगह पे रहना पड़ता है। तो वो देखता है कि यार देखें, सबको पता है कि क्या हो रहा है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, सीधी बात है, सबको पता है क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि यार मैं क्यों नहीं ऐसी जगह पे चले जाऊँ जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर है ना पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ फिर हमारे पास जो है ना यूथ डेवलपमेंट जो होती है ना वो हमारी फिर जो है ना उसी पे रह जाती है। जो बेचारे उस पोजीशन पे नहीं जा सकते, या उन्होंने एक अपना एक समझ ले के एक मार्किंग कर दी है कि भाई ठीक है हम यहाँ हैं ना, हम यहाँ ठीक है रोज़ाना खाएंगे और रोज़ाना हम अर्निंग करेंगे, ये हमारा समझ ले कि हमारा लाइफस्टाइल है। तो हमने हमारी जो यूथ का जो है ना एक हिस्सा जो है ना इस तरह से कर दिया है कि वो कहते हैं कि भाई ये बस इतना खाएंगे और इतना हम कमाएंगे और ये हमारा बस रोज़गार सिलसिला चलता रहेगा। और इसी वजह से हमें आगे जो है ना ये पॉलिसी मेकर नहीं मिल रहे हैं, आगे जो हमारे पास इस तरह से विजनरी लोग नहीं मिल रहे हैं, ना यूथ में से मिल रहे हैं, ना आसपास के लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि उनको वो रास्ते ही नहीं मिले, उनको वो मौके ही नहीं मिले। अब आपके पास जो गिन चुन के जो वही जो लोग हैं, जो एलीट क्लास जो हम लोग कहते हैं, उसी में से घूम फिर के लोग आते रहते हैं, और आप जो है ना मैरी गो राउंड करते रहते हैं, वो आया वो उतरा, फिर वो आया वो उतरा, वो आया वो उतरा। वो भाई जो जिसने पहले भी जो है ना इकोनॉमी का बेड़ा कर दिया था, आपने फिर उसको लेके आए, उसने वही चीज़ें वापस इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी। देखें ना, मैं भी किसी जगह पे जाता हूँ या मेरे पास भी कोई आता है नौकरी करने के लिए, तो मैं इसकी बायोडाटा देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार उस कंपनी में काम किया, तो मैं उससे 4 सवाल पूछता हूँ, या मैं उस कंपनी को देखता हूँ कि वो कंपनी अभी जिंदा है कि नहीं है। तो एक बंदा आया बोलता है कि मैंने इस कंपनी में ये है, क्या पता चला वो कंपनी को ताला लग गया। अब मैंने बोला यार तूने तो वो कंपनी को ताला लगा दिया है, अब मेरी कंपनी को ताला लगाना है क्या? तो मैं एक मिसाल के तौर पे आप देखते हैं ना, तो ये क्या गवर्नमेंट के पास ये ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो देख सके? तो देखिए बात दरअसल ये कि हमारे पास जो है ना बंदे हैं नहीं, हमने हमारी यूथ पे इतना फोकस ही नहीं किया, हमने यूथ की डेवलपमेंट नहीं की। डेवलपमेंट करने के बाद हमने उनको बाहर भेज दिया, ना हमने किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, ना हमने किसी को आगे बढ़ने का मौका दिया। आप अपने जो है जितने भी आपके जो टॉप जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको ही टास्क दे दें
बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, यार ये मैंने आपको जो है ना 2000 एकड़ दी है, इसमें आपको जो करना है करो, बिल्कुल ठीक है। आप इसमें जो करना है करो। ये मैंने आपको एक बिल्डिंग दे दी है, इसमें हर तरह की मैंने मशीन लगा के दे दी है, आप इसको जो करना है करो, बिल्कुल ठीक है। इंजीनियरिंग सीखो करो और मुझे ये चीज़ बना के दो। बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे वो बंदे कैसे निकलते हैं, आपके पास खुद ही आ जाएगा वो रिसोर्स भी आ जाएगा, आपको डेवलप करके भी दे देंगे। आजकल यूट्यूब से सीख सीख के आपको निकाल के दे देंगे वो बंदे। मगर वो देखें ये चीज़ें आपको लीडरशिप से आती हैं। अगेन हम उसी को ही ब्लेम करेंगे कि वो प्लानिंग करें, इन दो चीज़ों को लेके चलें, यूथ को आगे लेके आएँ। हमारे पास जो है ना पुराने लोग, आप उसी को ही लेके आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनको लेके आते हैं। वो अपने, हमारे पास अब कोई जरिया ही नहीं है, किसी को शक्ल दिखाने के लिए बंदा तो चाहिए ना, IMF को दिखाने के लिए तो बंदा चाहिए ना कि हाँ भाई एक सूट पहनने वाला एक बंदा है जो बैंकिंग को समझता है। वरना तो IMF बोलेगा कि यार के परवेज के और यासिर से बात करूंगा तो ठीक है ना, वो तो पहले बोलेगा पैसे दो भाई, मुझे तो नहीं लगता कि ये मतलब मुझे दे भी सकेंगे। तो बात दरअसल ये है कि हमारे पास जो है ना बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के बस में है और गवर्नमेंट कर सकती है, और यूथ को आगे लाएं। यूथ को आगे जब तक आप नहीं लाएंगे ना तो आपके पास यूथ बाहर परवेज भाई ये भी तो बताइए ना कि ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन कैसे सेट करें। मतलब आपने एक खुद ही अपने सर पर एक टास्क ले लिया कि जनाब हम 50 लाख घर बना कर देंगे। अब आप बताइए कि ये डुएबल है? आपने अमेरिका जैसी कंट्री में देखा है कि बाइडेन कैंपेन अपनी चला रहा है कि और मैं 50 लाख घर बना के दे दूंगा, उसके लिए मुमकिन है, कर सकेगा? नहीं होता, गवर्नमेंट के लिए ये सारे काम नहीं होते। ये अपने आके आपने कह दिया कि जी मैं 5 करोड़ नौकरियां जो है वो निकाल दूंगा। ये किस किस्म की बात है? ये होक्स है? क्या है ये? लोगों के साथ कोई ब्लफ किया जा रहा है? क्या चक्कर है? या हम लोग तो खैर नहीं पूछ सकते, हम लोग सीधी आवाम है कि कभी पूछे कि कैसे मुमकिन हो सकेगा? जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं, ऑलराइट, आपको प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली मुमकिन होती हैं। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे कैसे मुमकिन होगा? लास्ट वर्ड परवेज भाई, वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, ये जो है यासिर के पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होते हैं बहुत से, और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिया इन्होंने, उसकी कोई वर्किंग नहीं थी और इनको अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो मिनिस्टर हैं जिन्होंने कभी जो है ना घर खड़े रह के घर नहीं बनाया। ऐसे ही उन्होंने किसी को कह दिया कि यार मुझे घर चाहिए तो उसने बना के दे दिया है और उसने उनको चाबी हाथ में थमा दी है। अगर किसी ने घर खड़े रह के बनाया, आपने और मैंने जो है ना घर को खड़े रह के बनाया, खड्डे से लेकर ऊपर तक, बिल्कुल ऐसा ही, और हमने खिड़की दरवाजे भी हमने खुद ही लगवाए। तो बात है कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और गवर्नमेंट को ये जो है ना चीज़ें सोचनी चाहिए बिफोर गिविंग एनी सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट। और दूसरा ये है कि जहाँ तक इसकी बात है कि ये 5 करोड़ नौकरियाँ, तो देखें ये तो कह रहे थे कि बाहर से भी लोग आ जाएंगे, गोरे भी आएंगे यहाँ काम करेंगे। ठीक है, आएंगे ज़रूर। मैं भी अभी बहुत ही होपफुल हूँ कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरीके से अगर ये लोग कर लें ना, और CPEC अगर जिस तरीके से हो जाए तो गोरे तो देखे, गोरे नहीं तो चाइनीज़ तो आ ही रहे ना। बिल्कुल ठीक है, चाइनीज़ तो आ रहे हैं ना, कोई तो आ रहा है ना। तो अगर ये चीज़ें हो जाए ना तो बहुत सारा हमारा काम आसान हो सकता है। परवेज भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया, खुलकर बात की और बहुत सारे जो इकोनॉमिक इशूज़ हैं उसको एड्रेस किया। इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है ताकि लोगों को समझ में आ सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है और मसाइल का हल जो है वो किस तरह मुमकिन है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।